नमस्कार। मैं ललित कंडुलना नराकास का मैं सचिव हूँ और मैं आज यहाँ पर नराकास का 17वीं बैठक का आयोजन कर रहा हूँ। ओएनजीसी अगरतला इसका संयोजक है और साल में 2 बार नराकास की बैठक होती है। इस बैठक में नराकास के अंतर्गत आने वाले सभी केंद्रीय ऑफिसेस और सभी उपक्रम, बैंक, पीएसयूज इत्यादि के अधिकारी आते हैं और राजभाषा हिंदी के प्रचार एवं प्रसार के लिए हम इस पर बातें करते हैं कि किस तरह से हम अपने राजभाषा हिंदी को हम राष्ट्रभाषा बना पाएँ। और हमारा ये एक संवैधानिक दायित्व भी है कि हम हिंदी के बढ़ावा के लिए हम कार्यक्रम करते रहें। हर कोई अपने अपने ऑफिस में हिंदी के बढ़ावा के लिए अपने अपने काम को करते रहें। हमारे संवैधानिक दायित्व के साथ साथ हमारे ऑफिस का भी ये दायित्व है। स्वीकृत आमंत्रण किया हमारा, रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। अब मैं आदरणीय श्रीमान कृष्ण कुमार सर, अध्यक्ष नराकास अगरतला से आग्रह करूंगा कि वह ऋषा व स्वागत पौधा से आज के मुख्य अतिथि श्रीमान बद्री यादव जी का स्वागत करें। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने, विद्यारूपे विशालाक्षी, विद्याम देहि नमोस्तुते। हे कमल के समान नेत्र वाली सरस्वती माँ, हमें ज्ञान और नम्रता का आशीर्वाद दें। इसी कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हुए अब मैं केंद्रीय विद्यालय ओएनजीसी की ओर से हमारी 2 प्रतिभावान छात्राओं समृद्धि दास और संस्कृति दास को बुलाना चाहूँगा कि वो आएँ और अपने नृत्य प्रस्तुति से आज के अवसर को ऊर्जा प्रदान करें।
दोनों प्यारी बच्चियों ने, छात्राओं ने विद्यालय से अवकाश अनुमति लेकर यहाँ प्रस्तुति दी। अब हम इन्हें इनके विद्यालय की ओर पुनः विदा करेंगे। इसलिए हम अब अनुरोध करते हैं कि जो मंचासीन हमारे अतिथिगण हैं, इन्हें एक छोटा सा तोहफा देकर इनका उत्साहवर्धन करें। सर। अब मैं ONGC त्रिपुरा परिसंपत्ति अगरतला के प्रधान वेधन सेवाएं मुख्य महाप्रबंधक आदरणीय श्री MSBA खान सर से सविनय अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आएं और नराकास की 17वीं बैठक में शामिल हुए विभिन्न कार्यालयों के प्रतिनिधियों के स्वागत में अपना स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति नराकास अगरतला की 17वीं बैठक में मैं MSBA खान मुख्य महाप्रबंधक आप सभी का ONGC परिवार की ओर से ONGC परिसर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन हेतु प्रत्येक 6 माह में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित किए जाने का प्रावधान है। हमें गर्व हो रहा है कि आज हम सब मिलकर अपनी राजभाषा हिंदी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को समर्पित करने का मौका प्राप्त कर रहे हैं। भाषा की शक्ति और महत्व को समझना, समर्पित होना और संरक्षित करना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदी भारत में व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है, जिसमें संस्कृत, फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी और कई भाषाओं के शब्द भी हैं। अब अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे सर। अब हम अपने कार्यक्रम की इस कड़ी में हम आपस में एक दूसरे को जानने के लिए अपना अपना परिचय देंगे, जिसके तहत हम अपना नाम, पद नाम और अपने संस्था कार्यालय का नाम बताएंगे। आप सभी का धन्यवाद। मुख्य महाप्रबंधक खूब सेवाएं। मेरा नाम MSBA खान मुख्य महाप्रबंधक। मेरा नाम नमस्कार सर, मेरा नाम प्रवीण डब्बल DDO दूरदर्शन केंद्र आगरतला। मैं मैं अर्जुन जैन, एसोसिएट प्रोफेसर और मेरा नाम उदित पांडे और संस्कृत शिक्षक हूँ केंद्रीय विद्यालय में। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शर्मा, क्षेत्रीय पॉलिटिकल अनुसंधान। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब सदस्य सचिव नराकास द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट की प्रस्तुति की जाएगी। इसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री ललित कंडोलना सर। ये प्रथम तिमाही में 2022-23 में हमने राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की और साथ ही एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। और इस कार्यशाला में माननीय श्री मुनेंद्र मिश्र जी को बुलाया गया, सहायक निदेशक राजभाषा त्रिपुरा विश्वविद्यालय, जो राजभाषा हिंदी का प्रयोग और लैंगिक समस्याओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी एवं इसके बारे में चर्चाएं हुई। द्वितीय तिमाही 2022-23 में हमने राजभाषा कार्यान्वयन समिति का बैठक किया। मैं कार्यालय प्रमुख क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय पूर्वोत्तर क्षेत्र श्रीमान बद्री यादव सर से आग्रह करूंगा कि वह आज की परिचर्चा का शुभारंभ करें। आज की परिचर्चा के बिंदु हैं तिमाही प्रगति रिपोर्ट का समय से प्रेषण, धारा 3(3)
और नियम 5 का अनुपालन, और अगर अध्यक्ष साहब की अनुमति हो तो कोई अन्य विषय। मुझे लगता है काफ़ी दिन के बाद हम लोग यहाँ पर इस सभागार में एकत्र हुए हैं। इससे पहले विष्णु प्रसाद पांडे जी थे, जिला भाषा अधिकारी की जिम्मेदारी उनको दी गई थी, बहुत बढ़िया अध्ययन उन्होंने किया था। इसके बाद कंजुना साहब हैं, इनको भाषा अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। और इस ONGC के सभागार में उपस्थित जनता जनार्दन, मैं बद्री यादव भाषा विभाग के मंत्रालय का प्रतिनिधि आपके सम्मुख आपका ही अनुज या अग्रज या जो कुछ भी कहें, दोस्तों आपके बीच में लंबे अरसे से पूर्वोत्तर क्षेत्र की सेवा प्रदान कर रहा हूँ। मेरी बायोडाटा आपको बताई गई। मैं विभिन्न संगठनों में काम किया और सबसे बड़ा लाभ श्रीमान जी मुझे असम राइफल्स में काम करने का मिला। एक अधिकारी को किस तरह अनुशासित होना चाहिए, कब क्या वक्तव्य देना है, कैसे कार्य को अंजाम देना है, वो एक सैन्य अधिकारी या सैन्य से जुड़ा व्यक्ति बहुत बखूबी निभाता है। और मुझे लगता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में मैंने जो सेवा प्रदान की, उससे मेरी सेवानिवृत्ति के बाद भी भारत सरकार के मंत्रालय ने मुझे दोबारा सेवा करने का अवसर प्रदान किया और आपके साथ आपके कंधे से कंधे मिला करके और भारत सरकार की नीतियों को कार्य ढंग से लागू करने में अपना योगदान देने और महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग बड़ी मुश्किल से आज़ाद हुए। आज़ादी के बाद हमारा संविधान बना। संविधान व्यवस्था के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, किंतु उस संविधान के अनुच्छेद 343(3) में एक बहुत बड़ी गलती उसी तरह हुई जिस तरह से जम्मू कश्मीर में एक गलती हुई, धारा 370 लगा और वह धारा वर्तमान सरकार ने मिनटों में उड़ा दिया। ठीक उसी तरह से संविधान के अनुच्छेद 343(3) के तहत यह व्यवस्था की गई कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग अनंत काल तक चलता रहेगा। अब मैं आमंत्रित करूंगा आज के हमारे विशिष्ट अतिथि, हमारे त्रिपुरा विश्वविद्यालय के कुलपति श्री प्रोफेसर गंगा प्रसाद परसाई जी का, कि वो अपने वक्तव्य से हमारा मार्गदर्शन करें। आज के मुख्य अतिथि श्री बद्री यादव जी ने आज के कार्यक्रम के विषय में और पूर्वोत्तर भारत में हिंदी का विकास और इसमें योगदान, इसका जो चर्चा और इनकी जो अपनी अनुभव हमको सुनाया, मुझे लगता है अब ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं है कि इन्होंने जितनी बातें थी हिंदी रिलेटेड, हिंदी संबंधित, उन्होंने बता दिया। फिर भी मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं कि जैसे उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में हिंदी का प्रचार और हिंदी को जनमानस तक पहुंचाने में इस क्षेत्र में कार्यरत हमारे देश के आर्मी के और पैरामिलिट्री फोर्स के सैनिक का जितना योगदान है उसको हम नहीं भूलते हैं। साथ साथ ये पूर्वोत्तर क्षेत्र ऐसा है, जैसे मैं मणिपुर से आया हूँ, कि यहाँ तो विभिन्न भाषाभाषी, विभिन्न जाति, विभिन्न जनजाति, उनकी अनेक बोलियाँ हैं, उनकी अनेक भाषा है। और ऐसी भाषा है कि जैसे एक गांव से दूसरे गांव के लोग की भाषा अलग है। जैसे मैं मणिपुर में रहता हूँ, मेरा गांव में कोकी लोग रहते हैं, अब उनकी भाषा बगल वाले नागा से अलग है। फिर 5 किलोमीटर जाएंगे तो एक कबुई जाति मिलता है, उनकी बोली अलग है। तो इस तरह विभिन्न बोलियाँ, और ऐसी बोलियाँ हैं कि जो कोई 2 लाख, 1.5 लाख, 50,000, एक भाषा ऐसी है कि मात्र 20,000 लोग बोलते हैं। मणिपुर में एक बोली ऐसा है कि मात्र 3,000 लोग बोलते हैं। और कोई बोलियाँ जो लुप्त होने को है, इंडेंजर डायलॉग बोलते हैं, ये भी है। तो इस तरह के जगह में, इस तरह के प्रदेश में हिंदी का प्रचार और लिंक लैंग्वेज, जिसको अंग्रेजी में लिंगुआ फ्रैंका
यानी कि एक दूसरे से जब मिलते हैं तो बोलने की जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। अब हम सब जानते हैं कि भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा, राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था। अब दुख की बात यह है कि हम उसको कार्यान्वयन नहीं कर पाए, जिसका कारण माननीय बद्री यादव जी ने स्पष्ट रूप से बता दिया। तो हम चाहते हैं कि अब भारत के स्वतंत्र हुए 76 वर्ष हो चुके हैं, फिर भी हम जिस रूप में, जिस स्तर में, इस देश में, इस देश के कार्यालय में, इस देश के विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में हिंदी का प्रचार प्रसार होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी दुख की बात है। और आप सबको ये जानकारी है, फिर मैं एक बार और दोहराना चाहता हूँ कि भारत सरकार द्वारा कार्यान्वयन किया गया भारत देश का नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अब आने वाले दिन में जब भारत के विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में पठन पाठन नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के आधार पर होगा तो पढ़ने और पढ़ाने का माध्यम राष्ट्रभाषा या तो स्थानीय भाषा ही होगा। अपना मातृभाषा, स्थानीय भाषा का भी महत्व दिया गया है, फिर भी हमें देश की राष्ट्रभाषा और राजभाषा हिंदी का ही प्रयोग अधिक रूप में करना चाहिए। धन्यवाद सर। जितना सुंदर आपका वक्तव्य था उतना ही ऊर्जावान भी था सर। आपके वक्तव्य को सुनकर हम सभी ऊर्जा से भर गए। धन्यवाद सर। मैं आशा करता हूं कि इस बैठक के दौरान हम सब ने राजभाषा से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार कर आवश्यक मार्गदर्शन व समाधान प्राप्त किए होंगे। विविधताओं में एकता के प्रतीक व विश्व के बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में राजभाषा हिंदी हमारे लिए हमारी पहचान है। भारत सरकार के प्रयासों के अनुकूल हमें हमारे संविधान और केंद्र सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन करना है। मुझे यह विश्वास है कि आगामी दिनों में हम नराकाश की गतिविधियों को और आगे बढ़ाएंगे एवं गाँव क्षेत्र में रहते हुए भी अधिकतम कार्यालयी कार्य हिंदी में करेंगे। राजभाषा कार्यों के विकास और प्रसार के लिए नराकाश, अगरतला और ONGC हमेशा अग्रसर रहा है और आगे भी अग्रसर रहेगा। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूंगा कि पिछले साल के दौरान प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ गृह पत्रिकाओं और राजभाषा में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले कार्यालयों को पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र वितरण करें। इसके लिए मैं सभी मंचासीन अतिथियों को बुलाना चाहूँगा। गोमती, प्रधान लेखाकार, लेखा परीक्षा, त्रिपुरा। मैं चाहूँगा कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका उत्साहवर्धन करें। मीनाक्षी, मात्स्यिकी महाविद्यालय, अगरतला। वो भी चेंज हो गया।
अगला मैं बुलाना चाहूँगा श्री ज्ञानेंद्र कुमार सिंह। धन्यवाद ज्ञापन के बाद श्री मैं बद्री यादव, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी आपके सामने प्रस्तुत हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारा देश बड़ी मुश्किल से आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद हमारा संविधान बना। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। वहीं 343(2) में ये प्रावधान किया गया कि संविधान लागू होने से 15 वर्ष तक यानी 1965 तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। 1968 में जारी राजभाषा संकल्प के अनुसार पूरे देश के केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों इत्यादि के लिए वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है, जिसमें लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। इस तरह से पूरे देश के केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, बैंकों, उपक्रमों इत्यादि में कितने काम हिंदी में हो रहे हैं, लक्ष्य के अनुसार कितनी प्राप्ति हो रही है, इसकी वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट साल में एक बार संसद के पटल पर प्रस्तुत की जाती है। आप जानते हैं कि G20 का सम्मेलन हमारे देश में हुआ। G20 का जो मोटो है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने उस मोटो का जो चयन किया है वह यह है कि वसुधैव कुटुंबकम, वन लैंड वन फैमिली। इस तरह से आज हमारे देश में हिंदी पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण संवाद की भाषा बनी हुई है। ठीक इसी तरह से हमारे देश के अलावा विदेशों में भी जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय, अन्य शीर्षस्थ मंत्री महोदय जाते हैं तो वो अपनी बात हिंदी में रखते हैं। इस तरह से हिंदी हमारे देश के साथ साथ विदेशों में भी अपना परचम लहरा रही है। यह सच है कि आज की हिंदी पहले की अपेक्षा काफ़ी मजबूत हुई है। पठन पाठन में लोग हिंदी विषय का चयन कर रहे हैं और कामकाज के रूप में हिंदी का प्रयोग बढ़ा है। आप सैन्य बलों में लें या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में लें, शिक्षण संस्थाओं में लें, हिंदी का प्रयोग काफ़ी हद तक बढ़ा है। आप जानते हैं कि हमारे देश में जो राजभाषा का काम देखने वाले राजभाषा विभाग की मुखिया हैं तो श्री अंशुली आर्या, उनके निर्देशन में पूरे देश में हिंदी फल फूल रही है। हिंदी के प्रयोग को आगे बढ़ाने के लिए पूरे देश में अनेक तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री महोदय की अध्यक्षता में हमारे देश में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनों का आयोजन शुरू किया गया है। 2021 में बनारस में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। वर्ष 2022 में सूरत, गुजरात में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया था। उसके बाद तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा का सम्मेलन अभी हाल में ही 14-15 सितंबर को पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। इस तरह से महासम्मेलनों के माध्यम से, सम्मेलनों के माध्यम से, संगोष्ठियों के माध्यम से, अनेक तरह के कार्यक्रमों के आयोजनों के माध्यम से जन चेतना जागृत की जाती है, लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है और जो अच्छे काम करते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है। तो आज हमारे देश की स्थिति इस अमृत काल के दौरान काफ़ी मजबूत हुई है। इस तरह हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो सपना है कि सेल्फ रिलायंट भारत, आत्मनिर्भर भारत के अभियान
को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश में एक भाषा जो जन भाषा है उसके महत्व को आगे बढ़ाना होगा और लोगों को संवाद के साथ साथ कार्यालयीन कार्य में भी हिंदी के प्रयोग को बढ़ाना होगा। धन्यवाद।